Hello everyone, welcome back to part 2 of our sharding video. So prerequisites for this video is you need to watch my previous video where I taught you replication versus sharding, why do we need sharding, what is a shard key, and then come back to this video. Okay. So in this video, we are going to learn about how to choose a good shard key, sharding strategies and challenges faced during sharding, right? So since ये continuation है of the previous video, that is why I am recommending you to watch the first video. And if you already know about what is shard key, why do we need sharding, replication versus sharding, then you can directly start this video, right? So without wasting any time, let's start our second video. सो शार्डिंग स्ट्रैटेजीज होती क्या है पहले वो समझते हैं. हमने शार्ड की तो सेलेक्ट कर लिया है ना, ये चार को ध्यान में रखते हो मान लो हमने शार्ड की सेलेक्ट कर लिया. अब वो शार्ड की अगर मेरे पास 3 शार्ड है 1 2 3 और मैंने शार्ड की यूज़र आईडी सेलेक्ट कर ली, तो ये यूज़र आईडी का डेटा इधर जाएगा कि इधर जाएगा कि इधर जाएगा, कहाँ जाएगा, ये डिसाइड करने के लिए वी हैव शार्डिंग स्ट्रैटेजीज. ठीक है, लेट्स सी ऑल द शार्डिंग स्ट्रैटेजीज दैट इज पॉसिबल, राइट. सो हम लोग इधर 5 शार्डिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में देखेंगे. फर्स्ट इज रेंज बेस्ड शार्डिंग. रेंज बेस्ड शार्डिंग में क्या होता है कि हम लोग सिंपली बोल देते हैं कि हम लोग रेंज बेस्ड इंक्रीमेंटल डेटा स्टोर करेंगे. जैसे ऑर्डर आईडी है वैसे ही हमने बोल दिया कि 1 से 1 मिलियन शार्ड ए में जाएगा, 1 मिलियन 1 से 2 मिलियन इधर जाएगा, 2 मिलियन 1 से 3 मिलियन इधर जाएगा, राइट. इंक्रीमेंटल आईडी हमने स्टोर कर दी. इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं कि दिस इज़ वेरी सिंपल टू इम्प्लीमेंट, राइट. हमें पता है ऑलरेडी कि किस रेंज किस शार्ड में जाएगा, हम उधर जाके इंसर्ट करते रहते हैं एंड उधर से फेच करते रहते हैं. रेंज क्वेरीज आर फास्टर. अगर मैं बोल दूं कि 1 मिलियन 100 से लेकर 2 मिलियन तक सारा डेटा मुझे रिटर्न करो, उस यूज़र आईडी का सारा डेटा मुझे रिटर्न करो, तो हमें पता है कि ये जो रेंज क्वेरीज है ये सारा रेंज एक ही शार्ड में मिलेगा, राइट. एंड देयरफॉर हम एक शार्ड को हिट करेंगे एंड सारा डेटा रिटर्न कर देंगे, राइट. सो ये इसका एडवांटेज हो गया. व्हाट इज द डिसएडवांटेज? हॉटस्पॉट्स इन केस ऑफ इंक्रीमेंटल शार्ड की. जैसा कि हमने देखा इधर कि अगर जो ऑर्डर आईडी है वो इंक्रीमेंटल हुई तो सारे न्यू ऑर्डर्स एक ही शार्ड पे जाएंगे, है ना. 2 मिलियन से ज़्यादा वाले सारे ऑर्डर्स, सारे रीड्स, सारे राइट्स इसी शार्ड पे जाएंगे. एंड दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ रेंज बेस्ड शार्डिंग, राइट. एक शार्ड जो कि ओवरवेल्म हो जाता है बाय रीड्स एंड राइट्स, उसको हम बोलते हैं हॉटस्पॉट्स, राइट. वेरी इंपॉर्टेंट, इस आगे भी देखेंगे इसके बारे में क्या है, राइट. सो इसको ध्यान रखना. अब इस डिसएडवांटेज को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया कि हम हैश बेस्ड शार्डिंग कर देते हैं. इंस्टेड ऑफ यूज़र आईडी को डायरेक्ट शार्ड पे स्टोर करने के लिए हमने बोला कि हम एक हैश फंक्शन यूज़ करेंगे. इस यूज़र आईडी को उस हैश फंक्शन में पास करेंगे, राइट. ये हैश फंक्शन जो होगा ये रैंडमली जनरेट करेगा शार्ड्स की वैल्यूज़ एंड यूनिफॉर्मली, राइट. रैंडमली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैश फंक्शन ले लिया. इसमें हमने कोई भी यूज़र आईडी डाला मॉड्यूलो n. n इज़ द नंबर ऑफ शार्ड्स. तो इधर अगर 3 शार्ड हैं तो n की वैल्यू 3 होगी. मॉड्यूलो करेंगे, राइट. एंड वो यूज़र आईडी जिस भी शार्ड में बिलोंग करता है, जो भी रिजल्ट आया उधर स्टोर कर देंगे, राइट. सो सपोज यूज़र आईडी 1 इधर स्टोर हो गया, 2 इधर हो गया, फिर 3 इधर आ गया, 4 इधर आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 8 9, राइट. सो ऐसे इवनली डिस्ट्रीब्यूट होंगे सारी यूज़र आईडी, बट वो यूज़र आईडी इंक्रीमेंटल हो ये ज़रूरी नहीं है. तो क्योंकि ये इंक्रीमेंटल हो ये ज़रूरी नहीं है, राइट. सो इसकी वजह से हमारा हॉटस्पॉट प्रॉब्लम फिक्स हो गया. ऑर्डर आईडी को हमने इधर पास कर दिया, राइट. एंड वो रैंडमली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया इन सारे शार्ट्स में. एंड इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कीज़, राइट. क्योंकि हमारा हैश फंक्शन यूनिफॉर्म है तो कीज़ भी यूनिफॉर्म होंगे. डिसएडवांटेजेस क्या हो गए कि रेंज क्वेरीज आर एक्सपेंसिव. अगर मैं बोलूँ कि सारे यूज़र्स रिटर्न करो जिनका यूज़र आईडी 3 से 6 पे लाई करता है, तो 3 वाला इधर मिल रहा है, 4 वाला इधर, 5 वाला इधर, 6 वाला इधर, राइट. हमें तीनों शार्ड पे जाना पड़ रहा है, एक शार्ड से हमें आंसर नहीं मिल रहा, राइट. तो हमने पहले स्कैटर किया और अब गैदर कर रहे हैं, राइट. सो ये हो गया हमारा एक डिसएडवांटेज. एंड एडिंग एंड रिमूविंग सर्वर्स आर एक्सपेंसिव. व्हाट डू आई मीन बाय दिस? अगर सपोज कि यूज़र्स बढ़ने लगे, मेरे को एक और शार्ड डालना पड़ा, शार्ड डी, राइट. तो हमारी n की वैल्यू चेंज हो गई. n की वैल्यू 3 से क्या हो गई 4. लेकिन जितना भी डेटा अभी तक स्टोर था वो तो n इज इक्वल टू 3 से स्टोर था, है ना, 3 को कंसीडर करके.
तो अब क्योंकि n की वैल्यू चेंज हो गई, सो जितना भी डेटा हमारा अभी तक स्टोर था, सारे यूजर्स के डेटा के यूजर आईडी के करस्पॉन्डिंग हमें इस हैश फंक्शन को वापस रन करना पड़ेगा विथ n इज इक्वल टू 4, एंड जो भी रिजल्ट आएगा वो डेटा विद इन शार्ड रीशफल होगा, राइट। सो रीशफलिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। एंड सेम इन द केस ऑफ रिमूविंग ऑफ ए सर्वर, रिमूव करेंगे तो 3 से इसकी वैल्यू 2 हो जाएगा एंड वापस से डेटा रीशफल होगा बिटवीन ए एंड बी, राइट। सो एडिंग एंड रिमूविंग सर्वर्स आर वेरी एक्सपेंसिव। एंड इसको रिजॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, इसको रिजॉल्व करने के लिए थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी आ गई जिसका नाम है कंसिस्टेंट हैशिंग। सो कंसिस्टेंट हैशिंग इन शॉर्ट में बताता हूँ। सपोज करो इधर भी हमारे पास हैश फंक्शन होता है, ये हैश फंक्शन मेरा 1 से लेके n तक मान लो कि जनरेट करता है हैशेस, राइट, ये आउटपुट जनरेट करता है। सो मैं 1 2 3 4 डॉट 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 105 डॉट 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 5000 डॉट 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 n तक, राइट। सो 1 से लेके n तक मैं इमेजिन करूँगा कि एक सर्कल में हमने ये सारे हैशेस को डाल दिया। उसके बाद सपोज हमारे पास 4 शार्ड्स हैं, तो 4 शार्ड को इक्वल डिस्टेंस पर हमने इस सर्कल पे प्लेस कर दिया। देन जो भी यूज़र आईडी आएगा उस यूज़र आईडी को हम लोग हैश फंक्शन में पास करेंगे एंड एक की जनरेट करेंगे, राइट। सो सपोज यूज़र आईडी 1 आया, उसको हमने हैश फंक्शन में पास किया एंड जो की जनरेट हुआ वो हुआ की ए, एंड की ए लाइज समवेयर हियर। अगर की ए इधर लाई कर रहा है तो इसका नेक्स्ट शार्ड कौन सा है, शार्ड 2। सो की ए को हम शार्ड 2 पर स्टोर करेंगे, राइट। अगर सपोज हमारा एक दूसरा यूज़र आया, उसका यूज़र आईडी हमने जनरेट किया एंड की बी उसकी वैल्यू आई, एंड ये जो की बी है ये समवेयर इधर लाई करता है इस पूरे सर्कल में। सो इसका नेक्स्ट कौन सा है, शार्ड 4। सो शार्ड 4 पर हम यूज़र आईडी 2 को स्टोर करेंगे, राइट। सो यूज़र आईडी 2 इधर हो गया एंड यूज़र आईडी 1 इधर स्टोर हो गया, करेक्ट। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, सपोज अब हमें न्यू सर्वर ऐड करना है, राइट। न्यू सर्वर सपोज S5 हमें इधर ऐड करना है, तो उस केस में क्या होगा कि अभी तक क्या हो रहा था कि ये सारे डेटा इधर जा रहा था, अभी भी वैसे ही जाएगा। ये सारा डेटा शार्ड 3 पे जा रहा था, ये सारा डेटा शार्ड 4 पे जा रहा था, एंड ये सारा डेटा शार्ड 1 पे जा रहा था। लेकिन क्योंकि S5 इंट्रोड्यूस हो गया, देयरफॉर जो ये वाला डेटा है ये अब S5 पे जाएगा, राइट, एंड शार्ड 1 पे सिर्फ ये वाले डेटा जाएंगे। सो अभी तक जो ये वाले डेटा जो कि शार्ड 1 पे प्रेजेंट था उसको हमें लेके शार्ड 5 पे कॉपी करना पड़ेगा, राइट। सो इंस्टेड ऑफ रीशफलिंग होल डेटा, हमने सिर्फ वो यूज़र आईडी शफल किए जिनका जो हैश है वो इसके रीजन में लाई करता है, राइट। देयरफॉर द एडवांटेजेस इज देयर इज मिनिमम रीशफलिंग, राइट। इवन डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इक्वल पोजीशन पे हमने सर्वर्स शार्ड्स प्लेस किए हैं। देयरफॉर सिंस हैश फंक्शन इज यूनिफॉर्म, सो वो यूनिफॉर्म की जनरेट करेगा एंड देयरफॉर डिस्ट्रीब्यूशन इवन होगा। एंड एडिंग एंड रिमूविंग सर्वर्स इज ईजी। अभी देखा डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज सेम है जो पिछले वाले में था, वो है रेंज क्वेरीज अभी भी एक्सपेंसिव होगी, राइट। क्योंकि हमें नहीं पता कि यूज़र 1 इधर है एंड यूज़र 2 इधर चला गया, राइट, अलग अलग शार्ड पे चले गए, है ना। सो अगर रेंज क्वेरीज चाहिए तो हमें मल्टीपल शार्ड्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब फोर्थ टाइप ऑफ शार्डिंग स्ट्रैटेजी होती है डायरेक्टरी बेस्ड शार्डिंग। डायरेक्टरी बेस्ड शार्डिंग में क्या होता है कि हम लोग कोई एल्गोरिदम नहीं यूज़ करते हैं, हमारे पास एक डायरेक्टरी होती है, एक जिसको हम लुकअप सर्विस भी बोल सकते हैं। हर की के करस्पॉन्डिंग जो भी यूज़र आईडी है, ठीक है, उसको हम लोग की बोल देते हैं, एंड हर की के करस्पॉन्डिंग एक शार्ड आईडी की मैपिंग हो जाती है। तो ये सिंपल मैपिंग है। जैसे 8842 अगर हमें यूज़र आईडी को फाइंड करना है तो हम इस लुकअप सर्विस के पास जाएंगे, देखेंगे कि ये कहाँ प्रेजेंट है, शार्ड ए में, ठीक है, शार्ड ए से डेटा फेच करते हैं। सिमिलरली अगर 8847 आया, वो अगर शार्ड बी में है तो इस लुकअप सर्विस में वो एंट्री होगी, फिर हम शार्ड बी के पास जाएंगे एंड उसका डेटा रिटर्न कर देंगे। सिंपल है ना, डायरेक्टरी है, उसमें हम देख रहे हैं और फेच कर रहे हैं डेटा। एडवांटेजेस क्या है, ये अप्रोच बहुत फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल क्यों है कि मान लो कि तुम्हें कुछ भी रीज़न से जो डेटा है वो शफल करना है ना। जैसे शार्ड ए में बहुत ज़्यादा डेटा हो गया है, शार्ड बी में कम डेटा है, तो मुझे क्या करना होगा, इस मैपिंग को बस चेंज करना होगा, है ना। शार्ड बी के बहुत सारे यूजर्स आईडी को मैं बोल दूंगा कि भाई इनको शार्ड बी के साथ मैप कर देते हैं, उनका डेटा इधर मूव कर देते हैं, है ना। तो ऑन द फ्लाई जो भी शार्ड में ज़्यादा डेटा है एंड वो मुझे अगर शफल करना है तो मैं इस लुकअप सर्विस में ये मैपिंग बस चेंज करूँगा एंड मेरा सारा काम हो जाएगा। देयरफॉर दिस इज़ फ्लेक्सिबल, राइट। फ्लेक्सिबल की वजह से रीबैलेंसिंग ईजी हो गया, है ना।
एंड डिफरेंट साइजेस ऑफ शार्ड्स आर पॉसिबल। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज इसके पास 8 TB मेमोरी है, इसके पास 4 TB, इसके पास 2 TB, है ना, लेकिन सब में यूनिफॉर्मली अगर डेटा जाए तो इसका इसका ये तो सबसे जल्दी फिल हो जाएगा, है ना, उसके बाद ये फिल होगा, फिर ये फिल होगा। तो हम क्या करेंगे कि मैपिंग ऐसे मेंटेन करेंगे कि सबसे ज़्यादा डेटा शार्ड ए में जाए क्योंकि इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, फिर हम इसको ऐसे मैनिपुलेट करेंगे कि इसमें थोड़ा कम जाए एंड इस सबसे कम जो है वो शार्ड सी में जाए, है ना, तो शार्ड सी की एंट्री सबसे कम होगी इधर, राइट। तो डिफरेंट साइज ऑफ शार्ड्स आर पॉसिबल एंड ये हमारे किसी भी पहले टाइप ऑफ शार्डिंग स्ट्रैटेजी में पॉसिबल नहीं था। क्यों पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो सब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैश फंक्शन यूज़ कर रहे थे। अब इसका डिसएडवांटेज क्या होगा, डिसएडवांटेज ये हो गया कि अगर हमारा लुकअप सर्विस फॉर सम रीज़न डाउन हो गया, इवन दो सारे शार्ड्स अप हैं, स्टिल हमारी सर्विस डाउन हो जाएगी बिकॉज शार्ड डेटा कहाँ प्रेजेंट है वो मैपिंग इटसेल्फ हमारी लुकअप सर्विस देती है, इसलिए इट नीड्स टू बी हाईली अवेलेबल, राइट। एंड रीड्स एंड राइट्स टेक एक्स्ट्रा टाइम फॉर लुकअप, राइट। सारे रीड्स पहले हम इधर रीड करेंगे, उसके बाद एक्चुअल शार्ड में रीड करेंगे। राइट्स में भी पहले इधर रीड करके शार्ड फाइंड करेंगे एंड देन उस पर्टिकुलर शार्ड पे राइट करेंगे, करेक्ट। सो एक स्टेप ऐड हो गया रीड एंड राइट में, सो इसीलिए डायरेक्टिव बेस्ड शार्डिंग थोड़ी सी स्लो होती है, राइट। अब फिफ्थ टाइप ऑफ जो शार्डिंग स्ट्रैटेजी होती है वो होती है जियो एंटिटी बेस्ड शार्डिंग, राइट। इसमें हम ना रीजन के बेसिस पे डेटा स्प्लिट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूरोपियन यूनियन के लिए हम सारा डेटा एक शार्ड में रखेंगे और उसको यूरोप में भी रख देंगे। यूएस शार्ड के लिए सारा डेटा हम लोग यूएस में रखेंगे एंड एशिया पैसिफिक रीजन के लिए सारा रीजन हम लोग एशिया में रखेंगे, है ना। एडवांटेज क्या हो जाते हैं इसके कि लो लेटेंसी नियर यूजर्स। अब अगर बैंकिंग सिस्टम है, मैंने सारा डेटा यू में रखा है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा कि जो यू के लोग हैं, यू के लोग का जो बैंक अकाउंट है वो यू रीजन में ही होगा, है ना, तो सर्वर भी इधर है, शार्ड भी इधर है, तो ऑटोमेटिकली वो फास्ट हो जाएगा उनके लिए, है ना, क्योंकि जो फिजिकल डेटाबेस है वो उनके रीजन में ही है, देयरफॉर देयर इज़ लो लेटेंसी। एंड डेटा रेसिडेंसी GDPR, जैसे यूरोपियन यूनियन बोलता है कि मेरा डेटा यूरोप के बाहर नहीं जाने चाहिए, तो हमने एक शार्ड बनाया, उसको यूरोप में ही रख दिया और बोला कि ठीक है तुम्हारा सारा डेटा उधर ही है ना, तो वो कंप्लायंस भी फॉलो हो जाते हैं। डिसएडवांटेज क्या हो गया, अनइवन लोड्स बाय रीजन। अब इधर जो नंबर ऑफ यूजर्स हैं वो डिपेंड्स ऑन पॉपुलेशन, राइट। सो इस शार्ड पे कितना डेटा होगा डिपेंड्स ऑन यू का पॉपुलेशन, इधर यूएस का पॉपुलेशन, इधर एशिया पैसिफिक रीजन का पॉपुलेशन, राइट। एंड वो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा वेरी कर सकता है, इसलिए सारे शार्ड में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है। एंड कॉस्टली क्रॉस रीजन क्वेरीज, राइट। कोई भी ऐसी क्वेरीज आए जिसको कि मल्टीपल शार्ड्स की ज़रूरत है तो उन्हें मल्टीपल रीजन्स वाले शार्ड पे जाना पड़ेगा। एक तो डिस्टेंस इतना ज़्यादा हो जाएगा, राइट। यूरोप का बैठा हुआ आदमी अगर उसको कुछ काम है क्रॉस रीजन से तो यूएस के डेटाबेस को हिट होगा, उधर से रिस्पॉन्स आएगा, यू से रिस्पॉन्स आया, उन दोनों को मर्ज होगा, राइट। तो एक तो डिस्टेंस भी हो गया एंड उसके बाद फिर एग्रीगेशन करके हम उसको फाइनल रिजल्ट दिखाएंगे, राइट। इसलिए कॉस्टली क्रॉस रीजन क्वेरीज आर पॉसिबल हियर, राइट। अब देख लिए हमने क्या देखा, दो चीज़ देख ली। एक देख लिया कि शार्डिंग स्ट्रैटेजीज कौन कौन सी होती है, राइट, एंड शार्ड की हमें कैसे सेलेक्ट करना चाहिए, राइट। अब हम कंक्लूड कर लेते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस हम फेस करते हैं ड्यूरिंग शार्डिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है वेट करना फॉर हॉट स्पॉट्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो क्या क्या चैलेंजेस हम फेस करते हैं ड्यूरिंग शार्डिंग। ड्यूरिंग शार्डिंग सबसे पहले हम फेस कर सकते हैं क्रॉस शार्ड क्वेरीज, राइट। ऐसे क्वेरीज जो मल्टीपल शार्ड से डेटा लेंगे तो हमें मल्टीपल शार्ड्स को हिट करना पड़ेगा, वो सारा डेटा ला के एग्रीगेट करो या फिर मर्ज करो एंड देन यूज़र को डिस्प्ले करो, राइट। सो दिस इज़ पॉसिबल ड्यूरिंग शार्डिंग, राइट। सो इसके लिए क्या सॉल्यूशन है कि हमें ये देखना चाहिए कि हमारा जो सिस्टम है उसमें किस काइंड ऑफ क्वेरीज आ सकती हैं, राइट, एंड सिर्फ उन्हीं काइंड ऑफ क्वेरीज को सपोर्ट करने के लिए हमारा जो शार्ड की है वो बनाना चाहिए। ऐसे बनाना चाहिए कि सारा जो डेटा है वो एक ही शार्ड से हम दे सकें, राइट। इधर एक और चीज़ होती है, क्रॉस शार्ड्स क्वेरीज को कम करने के लिए हम डीनॉर्मलाइजेशन यूज़ करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, सो अगर मैं ये एग्जांपल दिखाऊं, बैंकिंग वाला जो हमने लिया था, राइट, अगर मैंने सिटी आईडी को शार्ड रखा था तो फॉर फेचिंग अ ट्रांजेक्शन हिस्ट्री मुझे हर शार्ड पे जाना पड़ रहा था एंड देखना पड़ रहा था कि क्या उस पर्टिकुलर यूज़र ने इस सिटी में ट्रांजेक्शन किया है कि नहीं। इंस्टेड ऑफ दैट
मैं अगर ये करूँ कि सपोज़ राम हमारा यूज़र है जो कि दिल्ली में रहता था, वो कहीं से भी ट्रांजेक्शन करे, चाहे वो मुंबई से करे, कोची से करे, कहीं से भी, तो मैं शार्ड 1 में तो उसका डेटा स्टोर करूँगा ही करूँगा, मुंबई में भी कर दूंगा, कोची में करूँगा, हर जगह से कर दूंगा, राइट। सो अब क्या होगा कि जब भी मेरे को ट्रांजेक्शन हिस्ट्री फेच करना होगा, मैं बस ये देखूंगा कि राम कहाँ बिलोंग करता है, दिल्ली में, एंड क्योंकि हमने ट्रांजेक्शन रेप्लिकेट कर दिया है थ्रू मल्टीपल शार्ड्स, देयरफॉर इस क्वेरी का रिजल्ट हम सिर्फ शार्ड 1 को हिट करके भी ले आ सकते हैं, राइट। सो नॉर्मलाइजेशन क्या बोलता है कि हर डेटा हमें एक बार रखना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं करना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम हो गया, शार्डिंग हो गई, देयरफॉर इधर हमने नॉर्मलाइजेशन ब्रेक कर दिया, राइट, एंड ट्रांजेक्शन को मल्टीपल शार्ड्स पे स्टोर किया सो दैट हमारी जो क्वेरी है वो फास्ट हो जाए, राइट। सो ये ट्रेड ऑफ है, हमें डेटा को डुप्लीकेट करना पड़ेगा फॉर मेकिंग आवर क्वेरी फास्टर, राइट। व्हाट इज द सेकेंड चैलेंज? सेकेंड चैलेंज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजेक्शंस। सपोज करो एलिस का डेटा शार्ड ए में है, बॉब का डेटा शार्ड बी में है। एलिस बॉब को कुछ पैसे भेजने चाहती है, $100। सो एलिस के अकाउंट से $100 कट गए एंड उसके बाद बॉब के अकाउंट में $100 जाएंगे, राइट। बट व्हाट इफ शार्ड ए का ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया जिसमें कि पैसे कट गए, बट वाइल क्रेडिटिंग इन शार्ड बी बॉब के अकाउंट में ये फेल हो गया, राइट। सो इस टाइम पे हम क्या करेंगे, है ना, इनकन्सिस्टेंसी हो गई। सो इसको रिजॉल्व करने के लिए हम लोग 2 फेज्ड कमिट यूज़ करते हैं या फिर एक सागा पैटर्न होता है वो यूज़ करते हैं, राइट। थर्ड इज रीबैलेंसिंग। रीबैलेंसिंग हमने बोला कि हमारे पास 3 शार्ड है, अगर चौथा शार्ड आ गया तो हमें फिर हो सकता है कि कुछ डेटा शार्ड 4 में डालना पड़े, राइट। एंड फिफ्थ वन इज हॉटस्पॉट्स, राइट। इसको देखते हैं, एग्जाम्पल ले लो। मान लो हमने इंस्टाग्राम डिज़ाइन किया है, ठीक है, एंड हमारे पास 4 शार्ड है। किसी एक सेलिब्रिटी है जिसका डेटा शार्ड 2 में स्टोर हुआ है एंड उस सेलिब्रिटी ने कुछ पोस्ट कर दिया एंड वो पोस्ट वायरल हो गया। वो वायरल हो गया तो उस पोस्ट पे बहुत सारे लाइक्स आने लगे, राइट। सो क्या होगा, क्योंकि शार्ड 2 पे बहुत सारे हैवी राइट्स आ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं। फॉर दिस एग्जांपल लाइक्स ले लेते हैं, बहुत सारे लाइक्स आ रहे हैं। सो पोस्ट आईडी का नंबर ये है, उसको हमने हैश से पास किया, मॉडुलो 4 इज इक्वल टू 2, राइट। चाहे वो लाइक 1 हो, लाइक 2, लाइक 3, सबके लिए शार्ड विल रिमेन कांस्टेंट एंड इस शार्ड पे बहुत सारे ओवरवेलमिंग राइट्स आएंगे, है ना। सो इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इस हॉटस्पॉट को हटाने के लिए पोस्ट आईडी में, जो भी पोस्ट आईडी है, एक रैंडम नंबर हम डालते हैं, अपेंड कर देते हैं, राइट। सो ये हो जाएगा कि जब 0 अपेंड किया तो सपोज शार्ड 0 आया, सेकेंड लाइक के लिए शार्ड 2 आया, थर्ड लाइक के लिए शार्ड 1 आया, फोर्थ लाइक के लिए शार्ड 2 आया। सो ये पोस्ट तो शार्ड 2 में है, यूज़र भी शार्ड 2 में है, बट इसके जो लाइक्स हैं वो कुछ शार्ड 1 में स्टोर हो रहे हैं, कुछ शार्ड 3 में, कुछ शार्ड 2 में, कुछ शार्ड 4 में स्टोर हो रहे हैं, राइट। सो क्या हो जाएगा कि लाइक 1 इधर गया, लाइक 2 इधर, लाइक 3, लाइक 4, राइट। सारे शार्ड्स में इक्वल नंबर ऑफ राइट्स अब हो रहे हैं, है ना। सो सपोज शार्ड 0 में 340 लाइक्स है, शार्ड 1 में 290, शार्ड 2 में 310 एंड शार्ड 3 में 355, करेक्ट। तो रीडिंग के टाइम पे हमें क्या करना पड़ेगा, चारों शार्ड पे जाके वो डेटा फेच करके नंबर ऑफ लाइक्स हमें दिखाना है। लेकिन ये ट्रेड ऑफ इधर सही है। ये ट्रेड ऑफ सही क्यों है? क्योंकि नंबर ऑफ लाइक्स एकदम एक्यूरेट हो ये ज़रूरी नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे भी हो तो चलेगा। हम एक बैकग्राउंड में क्वेरी रन करेंगे जो कि ये जो वायरल पोस्ट है इसके सारे लाइक्स लेगा, सारे लाइक्स को लेके कैश करता रहेगा फॉर सर्टेन इंटरवल एंड हम उस कैश से फेच करके उसके लाइक्स दिखाते जाएंगे, राइट। सो ये ट्रेड ऑफ इज़ ओके, क्योंकि राइट जो था वो हमारा बॉटल नेक था जिसको कि हमने रिमूव कर दिया बाई एडिंग दिस सॉल्टिंग फिक्स, राइट। सो ऐसे हम जो हॉटस्पॉट है उसको रिमूव करते हैं, राइट। सो अब हम अपने एजेंडा पे जाते हैं। क्या हमने अपना एजेंडा देख लिया? सो रेप्लिकेशन वर्सेस शार्डिंग हमने देखा, वाई डू वी नीड शार्डिंग हमने देख लिए, उसके भी रीजंस। व्हाट इज़ अ शार्ड की, बैंकिंग एग्जांपल से समझा। हाउ टू चूज अ गुड शार्ड की, राइट, इसके भी 4 तरीके थे जो देखे, 5 तरीके के शार्डिंग स्ट्रैटेजीज देखे एंड 4 चैलेंजेस देखे जो कि हम फेस करते हैं व्हेन वी डाइव इनटू शार्डिंग। सो बिफोर गोइंग इनटू एनी सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यू, अगर तुमको ये सारी चीज़ें पता है शार्डिंग के बारे में,
सो बी कॉन्फिडेंट, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर ऐसे और इंटरव्यू स्पेसिफिक टॉपिक्स पर वीडियो आपको देखना है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।